Please take a seat. Introduce yourself to the board members. यस सर, मेरा जन्म कटिहार बिहार में हुआ था। मैंने अपना प्राइमरी स्कूलिंग बिहार से कंप्लीट करने के बाद 10th भी मैंने कटिहार में ही दिया था। उसके बाद 12th के लिए मैं दिल्ली गई थी और उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी रामैया डेंटल कॉलेज बैंगलोर से कंप्लीट किया। फिर मैंने मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, और फिर मैं पटना में आके आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस। मेरा हॉबीज है सर सिंगिंग। तो ये जो आपने इतना कुछ किया है 2015 से लेके 2023 तक आपका ये जो पीरियड है, तो इस पीरियड में जो कुछ भी आपने एक्वायर किया है, जो भी नॉलेज आपने गेन किया है, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, वो सब एक्सपीरियंस छोड़ के अब सिविल सर्विस में आना चाहते हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर, जो मेरा मानना है कि जो मैंने सीखा है उसको हम कहीं ना कहीं काम में जरूर लगा सकेंगे। कहाँ काम लगाएंगे बताइए? सर, बिहार में हेल्थ सेक्टर पे काम करना बहुत जरूरी है। हेल्थ के अंदर ये आता है क्या आपका टूथ? इज टूथ अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ? Yes, sir, tooth is it's a very important part of health. अच्छा, आप जस्टिफाई कीजिए किस तरीके से? सर, जैसे अगर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें पेशेंट बहुत कम उम्र में ही अपना ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करने की वजह से दांत खो देते हैं। अच्छा। तो जिसकी वजह से उनका मसल लूज नहीं होता है, कम उम्र में ही एजिंग का साइंस दिखने लगता है। अच्छा। इसका एक मेंटल इफेक्ट भी पड़ता है। अच्छा, तो ये ठीक है, आप ठीक कह रही हैं। तो इसके ऊपर फोकस इतना ज्यादा क्यों नहीं है? जब भी हम हेल्थ का बात करते हैं तो कभी भी मैंने ऐसा सुना नहीं है कि कोई ये कहेगा कि हाँ टूथ इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ। ये सर, यही मैं कहना चाह रही थी कि अगर मुझे एक फोरम मिलता है तो आई थिंक कि हम एक अवेयरनेस जनरेट कर सकते हैं कि ओरल हाइजीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्थ। लेकिन अगर आप सच में ये करना चाहती हैं तो आपका तो प्लेटफॉर्म पॉलिटिक्स होना चाहिए। सपोजिंग अगर आप मान लीजिए जैसे हेल्थ मिनिस्टर अगर आप बनती हैं तो आप उस टाइप के स्कीम्स भी ला पाएंगी। अवेयरनेस की जो आप बात कर रही हैं, आप मासेस के पास जाके उनके साथ कनेक्ट होके आप उनको ये मैसेज दे पाएंगे। आपके पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल एजेंडा में आप ये एक इम्पोर्टेंट इश्यू आप रख सकती हैं। एज अ सिविल सर्वेंट आपके पास तो कोई स्कोप ही नहीं है ये सब करने का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बात तो कि हेल्थ रिलेटेड डिपार्टमेंट पे काम करेंगे, और सेकेंडली अगर आप काम करते भी हैं आपको ऊपर से जो कुछ दिया जाएगा वही आपको करना पड़ेगा। अवेयरनेस तो आप नहीं ला सकती ना। एज ए सिविल सर्वेंट आप लोगों से बहुत ज़्यादा घुल मिलना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। पॉलिटिकल मास्टर्स के लिए पॉसिबल है कि वो लोग लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनको करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपके जो न्यूट्रलिटी है या आपके जो कमिटमेंट है लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बिहाइंड द कर्टन काम करना पड़ता है आपको। कोई पॉलिटिकल मास्टर ये क्यों चाहेगा कि जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए वो आप ले लें, क्योंकि आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रही है, आप लोगों के साथ बीच में आप जा रही हैं। सर, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डायरेक्टली करना है, या तो मेरे अंडर जो काम करते हैं मैं उनको भी बोल सकती हूँ। अगर मेरे पास टाइम रहे, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा, जो ये काम तो आप यहाँ पर भी कर रही है। अभी तो कितने सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, आप कितना ज्यादा काम कर पा रही हैं। अवेयरनेस भी आप कर सकती हैं, आपके पास कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बहुत फ्रीली आप काम कर सकती हैं। सर, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सर्विस में वो ज्यादा बेटर स्कोप मिल सकता है, और मैंने ऐसा कहा कि आप उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करिए। आप मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर एज अ डेंटिस्ट अगर आप काम करेंगे तो वो भी तो बहुत बढ़िया है, बल्कि इससे अच्छा बहुत बढ़िया है। पर मेरा मन भी था सिविल सर्विसेज में आने का, इसलिए भी मैं आना चाहती हूँ। वो भी तो सिविल सर्विस है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप काम करेंगे तो सोसाइटी के लिए तो काम होगा, क्या नहीं? सर, होगा, पर तो कुछ और सोचिए, जो सच है वो बता दीजिए। सर, गवर्नमेंट सर्विस में वैकेंसीज नहीं है। सर, वैकेंसी भी तो होना चाहिए। वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है।
बिल्कुल भी नहीं है, आप एटलीस्ट फॉर आप डेंटल फिर सर्विसेज रेलवे के में लिए। जाइए, रेलवे में वहाँ मेडिकल सर्विस का एग्जाम देके, सर जैसे रेलवे में तो इनके वैकेंसी कमीशन है। में रिकमेंड था इंडियन मेडिकल सर्विसेज होना चाहिए, तो वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो अगर वो इंडियन मेडिकल सर्विसेज लागू होता है तो वो एक यूनिफॉर्म एग्जाम होगा और वो सबको इक्वल फुटिंग देगा कि सब लोग एक ही मार्क्स होगा, एक ही क्राइटेरिया होगा। अच्छा ठीक है, आप मुझे आपका जो प्रोफेशन है उसके साथ लिंक्ड एंथ्रोपोलॉजी में जो कुछ भी आपने पढ़ा है वो बताइए। सर एंथ्रोपोलॉजी में मैंने ये पढ़ा है, जैसे जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या फिर जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो लोग भी उतने जागरूक नहीं है, उनका एक अलग सिस्टम है, उनका रिगार्डिंग टूथ बताइएगा, एंथ्रोपोलॉजी में टूथ के कॉन्सेप्ट उसमें सब लिंक करके। सर फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी में यूज कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी का जो नॉलेज है उसको, और वहां पे भी सेम चीज है, क्योंकि ट्राइबल्स जो हैं उनका अपना अपना नेचर के साथ एक कांटेक्ट है, और हम लोग को वो चीज समझ के ही उनको हम इस जो मेन स्ट्रीम में हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसीलिए जरूरी है जो भी हेल्थ केयर सेक्टर से हैं, अगर वो मतलब मेडिकल है या डेंटल है, तो वहाँ का लोकल जो एनवायरनमेंट है, इसीलिए जरूरी है कि हेल्थ केयर प्लानिंग में एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो भी शामिल है और उनके सहयोग से ही प्लानिंग होना चाहिए। आप अभी शेड्यूल ट्राइब की बात कर रही थी, ट्राइब कैसे डिसाइड होता है कि ये ट्राइब है शेड्यूल ट्राइब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या क्राइटेरिया है? सर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, पर सरकार जो देखती है कि कुछ प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए, उनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, उनमें बैकवर्डनेस देखा जाता है, द शाइनेस जो देखा जाता है कि वो बाकी लोगों से उतना घुल मिल नहीं पाते हैं, तो ये सब चीजें देखते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये क्राइटेरिया जो है वो बहुत ही भद्दा तरीका है मेजर करने का, कि हम बैकवर्डनेस, हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि उनका बैकवर्डनेस कितना है? सर मतलब तरीका खराब नहीं है, पर हाँ बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है, थोड़ा सब्जेक्टिव है। क्यों? अगर हम मान लीजिए कि आपके वे ऑफ लाइफ को बोले कि आप बैकवर्ड रहती हैं, तो हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मेरा जो वे ऑफ लाइफ है वो सुपीरियर है और आपका जो वे ऑफ लाइफ है वो बैकवर्ड है? ये सर ऐसा, ये चीज बैकवर्ड लैंग्वेज यूज करना सही नहीं है, इसीलिए ये कहा गया है कि मतलब जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे, ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने निकाला था कुछ पॉइंट्स था जो मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, इसीलिए ये कहा गया था कि जब ट्राइबल सब प्लान ये सब तैयार हो रहा था कि उनका जो ओरिजिनल जो उनका उनमें भी कुछ अच्छाइयां हैं तो उसको लेकिन ये क्राइटेरिया तो उन्हीं के समय से डेवलप हुआ जो अब तक चला आ रहा है। ये सब वही चला आ रहा है। क्या कोई कमिटी बना है इस क्राइटेरिया को चेंज करने के लिए हाल फिलहाल में? या कोई कमिटी इसके अगेंस्ट में कुछ ऐसा सजेशन दी है कि अब क्राइटेरिया को चेंज करना चाहिए? सर सॉरी सर, मुझे देखना होगा, मुझे अभी बस मुझे ये पता है कि वो जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स के लिए जो रिसेंट स्कीम आया है, बस उसके बारे में मैं। अच्छा, सपोज कीजिए कि आप किसी अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी हैं और आपके एरिया में ऐसे कुछ ट्राइब्स का पॉपुलेशन है, शेड्यूल ट्राइब का, जो जंगलों में रहते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन है, और कोरोना वायरस पेंडेमिक चला हुआ है, आपको सबको वैक्सीन दिलाना है। जब आपकी टीम वहां पहुंचती है तो वो लोग वैक्सीन लेने से मना करते हैं और कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या स्टेप्स होगा? कैसे वैक्सीनेशन इंश्योर करेंगे या क्या करेंगे? सर हम यही कर सकते हैं कि अगर वहाँ पे उन लोगों का कोई तो लोकल ट्राइबल हेड भी होता है तो कोशिश करेंगे कि उनके साथ कुछ कांटेक्ट हो जाए, और आसपास के जो लोग हैं अगर जो उनका लैंग्वेज जानता है, अगर कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिल रहे हैं जो जिन्होंने उस एरिया में काम किया है, तो उनके साथ कांटेक्ट करके हम उनको कन्विंस करके ये मतलब आगे कुछ कर सकते हैं। चलिए, तो नीट पीजी दिया था आपने? नहीं, मेरे टाइम में नीट नहीं आया था, मैंने ऑल इंडिया तब था वो मैंने दिया था। तो नीट पीजी में इस बार न्यूज में आया था कि 0% कर दिया गया कट ऑफ। हाँ। क्या है 0%? परसेंटाइल है क्या?
सर परसेंटाइल मतलब जिनका भी हाईएस्ट परसेंटेज रह रहा है उसके कंपेयर में निकाला जाता है परसेंटाइल। मुझे एग्जैक्टली मैथमेटिक्स के टर्म में नहीं बोल सकते हैं, पर इसमें मतलब परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है उसको हटा दिया गया। जैसे पहले था मिनिमम 50%, उसके बाद और भी कम किया गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब वो क्राइटेरिया भी जो है कि मिनिमम इतना स्कोर होना चाहिए, उस स्कोर को ही हटा दिया गया है। तो उससे यही होगा कि अगर बहुत कोई किसी का बहुत कम नंबर भी आ रहा है तो उनको भी एडमिशन मिल सकता है। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे, आपने कुछ देर पहले बोला था कि आपका मन है सिविल सर्विसेज में आने के का। Yes, sir. अब आप ये बताइए कि सिविल सर्विसेज क्यों मन बना है आपको सेलेक्ट करने के लिए? क्यों मन बना है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाके अच्छा काम कर सकती हूँ। जो क्वालिटीज होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि पहले बात तो काम करने की इच्छा होनी चाहिए एक नौकरी मिलने के बाद पे। दूसरा चीज है कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड टू हैव अनबायस्ड ओपिनियन। तो ये सारी चीजें मेरे में है। ये बताइए नैना कि लोक सेवा में बहुत ज्यादा लोग आए और रिटायर हो गए, चले गए। ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसके लिए आपकी नजर में कौन जिम्मेदार थे, अधिकारी या नेता? सर किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते, ये इनफैक्ट पब्लिक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, तो हम अगर तीनों के बारे में बात करें तो कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, नेता, अधिकारी और जनता? अब आप बताइए, नंबरिंग दीजिए। सर नंबरिंग नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से सब लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। कोई एक जन कितना भी काम करे अगर, तो यानी कि तीनों स्तर पे कमजोर लोग थे? नहीं, कमजोर नहीं बोल सकते हैं, बट मतलब सब लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब हम किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन पे या एक ही लेवल के अथॉरिटी पे सब ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, चलिए ठीक है। तो लोक सेवकों की क्या जिम्मेदारी थी, क्यों रिस्पॉन्सिबल लोक सेवक है, ये भी बता दीजिए। थोड़े थोड़े सबके पूछते हैं हम, लोक सेवक का ही मैं पूछता हूँ कि आपने क्या लोक सेवकों की ओर से क्या कमी देखी आपने? सब नेगेटिव पॉइंट्स पता है जी सर। जैसा कि मैंने पढ़ा है, मैंने खुद जाके इन्वेस्टिगेट तो नहीं किया, पर जैसा मैंने पढ़ा है, जैसे न्यूज़पेपर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जितना डेडिकेटेडली शायद लोग तैयारी करते वक्त बढ़ते हैं, उतना ही डेडिकेशन, इनफैक्ट उससे ज्यादा डेडिकेशन रहना चाहिए जब हम लोग काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सैलरी के लिए। तो वो डेडिकेशन कहाँ चला जाता है इलेक्शन के बाद? अभी आपने बोला कि आपके अंदर कुछ वैल्यूज बोली, जो आपने कि आपके अंदर ये सारी वैल्यूज हैं, तो ऐसा सारे लोग बोलते हैं, उन लोगों ने भी अपने इंटरव्यू में बोला होगा। वो जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो डेडिकेशन कहाँ चला जाता है, वो वैल्यूज कहाँ चली जाती है? सर जैसे मुझे याद आ रहा है कि क्या हम ये माने कि वो फेक पर्सनालिटी होती है इंटरव्यू में? नहीं, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कहा था कि द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, यू वांट टू टेस्ट अ पर्सन्स कैरेक्टर, गिव हिम पावर। तो मुझे ये मतलब बहुत मतलब इसमें बहुत सच्चाई है इस स्टेटमेंट में। वैसे बोलना और एक बार पावर हाथ में आए और उसके बाद काम करना, दोनों बहुत अलग चीज है। अच्छा, तो क्या माना जाए इससे कि आपके बारे में आपका इंटरव्यू लेने से बेहतर था कि हम आपको पावर दे देते नहीं, और फिर आपके बारे में ये जानकारी ले जाते? प्रैक्टिकल पहले दे देना चाहिए सबको, जो भी मेंस निकाले उसको काम पे लगा दो। काम करने के तरीके से अगर ये किए तो बड़ा अच्छा है, ये सजेशन तो बड़ा अच्छा हो सकता है कि जितने लोग 2100 लोग मेंस में सेलेक्ट हुए हैं उनको काम पे लगा दिया जाए और फिर उसमें से सेलेक्ट किया जाए कि भाई किसने कौन से काम को बेहतर तरीके से किया। अच्छा रहेगा? ऐसा करना हम ये नहीं बोलेंगे कि खराब रहेगा, फिर लोगों को पता भी चलेगा किसको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये अच्छा वो है ना आपका सजेशन, ऐसा होना चाहिए। सर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, होना चाहिए पर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, क्या सिंगिंग में क्या पसंद है आपको?
सिंगिंग में सर बचपन में मैंने क्लासिकल गाती थी, अभी मैं जनरली ओल्ड हिंदी मतलब क्लासिकल गाती थी क्या? मतलब क्लासिकल सीखती भी थी? ये सर मैंने सीखा है, पर अभी वो प्रैक्टिस में नहीं है। अभी हम पुराने हिंदी सॉन्ग जो सेमी क्लासिकल है वो सब गाते जैसे हैं। जैसे मतलब गा के सुना नहीं, गाना बताइए आप। जब जैसे लग जा गले, जो लता मंगेशकर जी का गाना है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसे ही। अच्छा, ये गीत लिखा किसने है? नहीं सर, हम नहीं बता पाएंगे। संगीत किसका है? सॉरी सर, मैं देखा। और कोई गाना? आपका जो मोहम्मद रफी का गाना है, एक गजल है, अब हुजूर इस कदर ना इतरा के चले, वो भी मुझे अच्छा लगता है। और जगजीत सिंह का और भी गजल है, झुकी झुकी सी नजर, ये सब बेकरार है कि? हाँ। चलिए, आप ये बताइए कि भारत माता है या पिता है आपके? भारत माता ही हम लोग बोलते हैं सर। नहीं, आप क्या बोलती हैं? आप क्या मानती हैं? भारत माता है या पिता है आपके? दोनों ही है, बस बोलते वक्त हम लोग भारत माता बोलते हैं। इसका सब संदर्भ इतना ही है। चलिए, ये बताइए कि नेहरू जी की नजर में भारत माता कौन? अभी आपने नेहरू जी का नाम लिया था, तो नेहरू जी की नजर में भारत माता कौन? भारत माता मतलब, सॉरी सर, मुझे क्वेश्चन। नेहरू जी भारत माता किसे कहते थे? नहीं सर, नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। जो इजराइल फलस्तीनी युद्ध चल रहा है, यस सर, मतलब है ना, कुछ घटना हुई है ना, कोई मालूम है वो घटना? ये अभी हम देख रहे थे, जो हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है, उसका फुल फॉर्म मालूम है हमास का? नहीं। हाँ, फिर चलिए बताइए। हाँ, तो उन्होंने काफी सारा रॉकेट से अटैक किया है, और इजराइल का जो आई ड्रोन सिस्टम है वो भी मतलब इंटरसेप्ट। ये कोई एथनिक स्ट्रगल भी है इन दोनों के बीच का? ये सर एथनिक स्ट्रगल है, वो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, क्योंकि जब ज्यूज का परसिक्यूशन हुआ था जर्मनी के टाइम में, तो जर्मनी में तो उस वक्त ही वो लोग गए थे, मतलब उस लैंड में वो लोग शिफ्ट हुए थे। और क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस के लिए भी उनका वो रिलीजियस प्लेस है, तो उस टाइम से वो कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है। वो 7 डे वॉर भी हुआ था, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है। तो उस टाइम में सिनाई पेनिनसुला, फिर बहुत सारा जगह, गाजा स्ट्रिप, ये सब इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। तो पहले इंडिया के साथ अगर हम रिलेशन देखें, तो इंडिया पहले पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता था, पर अभी मैंने आपसे ये पूछा, मुझे लगा। ठीक, ओके, थैंक यू। नैना, कैसा रहा? सर एक्चुअली मैं जो अभी पढ़ा है ना, उसमें से पूछा ही नहीं जा रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आप तो एक डेंटिस्ट हैं, तो यू शुड स्माइल मोर। Actually, in my personal life also, I smile very less. It's like a part of my character. It's difficult to... But you have to get rid of this character. Because you see, nobody loves to talk to a person who is having this kind of an appearance, very, very serious. And you should smile, and particularly to justify your profession. Your teeth, I don't know whether you have or not. my opening is small. If I smile also, I have to laugh, haha. Then only my teeth will be straight. Okay. So now the thing is that a little bit of smile is required. It's not that you have to smile a big, but little bit of smile should be there. At least you should try to have this kind of a personality, because you need to have that kind of a personality which attracts the people to talk to you. Yes, sir. So you have to develop this one. You have got knowledge, you have got experience, you are a good candidate, no doubt about it. But I think these are the issues which have to get rid of, to take care of. So overall performance is very good, but you could have answered better in some areas, and maybe in your the kind of questions we asked, very, very general questions. You can give your own opinion also, but you can articulate those things in a better way. Now think about the questions. You get the video recording as well. So think about those questions and how you can make a better answer
try to fabricate an answer which will be better than this one, right? Do you have any question in mind to ask? Yes sir, because everybody is asking me that why मतलब क्यों हम फील्ड छोड़ रहे हैं, इसका प्लीज आप कुछ बोले, क्योंकि सच्चाई हम बोल नहीं सकते कि जॉब नहीं है, इतने साल पढ़ने के बाद भी ढंग का नौकरी नहीं मिलता, तो ऐसा तो हम खराब बात नहीं बोल सकते, तो क्या हम बोले कि थोड़ा ठीक लगे कि सरकार का मतलब किसी का बुराई भी ना हो, इसीलिए। क्योंकि लास्ट टाइम हम पैनल 2 में दिए थे तो मैंने अपने प्रीवियस जॉब के बारे में तो ऑब्वियसली नहीं बोलना चाहिए, पर मैंने कुछ निगेटिव, तो सर बोले कि आपको पिछले जॉब के बारे में निगेटिव नहीं बोलना है, तो मतलब कैसे हम फिर बोलेंगे क्यों हम कर रहे हैं चेंज? सही, मान लीजिए अगर प्राइवेट कंपनी में आप जाती हैं जॉब के लिए, सपोजिंग, तो वो लोग क्या देखेंगे आप में? मान लीजिए अकाउंटेंट का पोस्ट है, आप एज ए BDS या MDS आप वहां पे जा रही है, तो प्राइवेट कंपनी वाले क्या देखेंगे? क्यों आपको वो लेंगे बताइए? MDS का वहां पे कोई काम है? नहीं है। मान लीजिए मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं जाता हूँ इंटरव्यू देने, मुझे लेंगे या नहीं? अगर मैं अकाउंटेंट हूँ तो बेसिकली जो भी आपके पास है और जो सिविल सर्विसेज में जो रिक्वायरमेंट है, दोनों को अगर समहाउ अगर आप मैच करा सकती है समहाउ, तो आपको सोचना पड़ेगा, तो फिर योर सुटेबिलिटी विल बी प्रूव्ड कि व्हाई आई शुड कम हियर। सिविल सर्विसेज में सर्टेन क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। क्या क्या क्वालिटीज हो सकते हैं आप जरा सोचिए। एक सिविल सर्वेंट को जर्नलिस्ट होना पड़ता है, नीड टू हैव नॉलेज ऑफ ऑल दी एस्पेक्ट्स, नंबर 1। नंबर 2, अ सिविल सर्वेंट को न्यूट्रल होना पड़ता है ना। ए सिविल सर्वेंट में ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसीजन लेना चाहिए। तो एटलीस्ट 3-4 जैसे आप काम करें उसी में से आप ड्रॉ कर सकती है। जैसे आप जब भी आपके मेडिकल साइंस में भी ऑब्जेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, isn't it? On the basis of the merit of the case आप डिसाइड करती है। पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग तो होता नहीं है, ना पेशेंट के साथ होता है ना आपके डिजीज के साथ होता है। तो ये जो 2-4 जो क्वालिटीज है सिविल सर्विस में जिसका रिक्वायरमेंट है, एक जर्नलिस्ट चाहिए सिविल सर्विस में, है ना। तो यू हैव गॉट नॉलेज ऑफ दिस फील्ड एंड अदर फील्ड्स आल्सो। समहाउ आपको एक वो डेवलप करना पड़ेगा सो दैट यू कैन find out some kind of a suitability between your characteristics and the characteristics that are required in civil service. That will be a better answer. Okay. Right. Try to develop this answer and you'll do good. Any other question? Sir, in anthropology, I was reading the classification in a race का, जैसे सरकार हुआ ये सब बहुत डिटेल में classification तो ठीक ही था। हाँ, वो जो आपने बोला था कि characteristics जो है वो तो ठीक ही था। कमिटी बना है उस पे अभी, उसने रेकमेंड किया है कि ये बहुत ही बैकवर्ड क्राइटेरिया है, इटसेल्फ चेंज करना चाहिए, बट अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है इसका। नहीं सर, हम ये पूछना चाह रहे थे कि एंथ्रोपोलॉजी अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, जैसे मेंस का जो नोट्स था उसी को रिवाइज कर रहे हैं, तो उसको बहुत डिटेल में कर रहे हैं। उतना डिटेल में तो सब्जेक्ट पे नहीं पूछता है, कभी एप्लीकेशन पूछे। और सर ये हॉबी से रिलेटेड कुछ पूछना था। हॉबी ने मैंने मतलब म्यूजिक का मेरे को कोई थियोरेटिकल नॉलेज तो अभी है नहीं, फिर भी मैंने घर आना, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन था नहीं, पहली बात तो ये मुझे लगता है कि उसको ये सब क्लासिक म्यूजिक वगैरह अगर नहीं मालूम है, याद नहीं है, तो उसको अवॉइड करो, उसमें मत जाओ। नहीं तो क्लास में भी जाने वाला था, अगर ये हो या थोड़ा सा भी मालूम चलता है क्लासिक म्यूजिक का कुछ आइडिया भी रहा है, मैं चला जाता तुरंत। तो उसको रहने दो। गाना हो सकता है, गाने में आपने बताया 5 गाने जो पसंद के हों, जो सुनते हैं, उसको दिमाग में रखना चाहिए, किसने लिखा है, किस फिल्म का है, म्यूजिक किसका है, ये थोड़ा सा। और कोई जरूरी नहीं है कि जो पसंद है वही, कुछ ऐसे फेमस की जो दिमाग में बैठ जाए, उनको भी रखा जा सकता है, उन गानों को भी रखा जा सकता है। अगर ऐसा तो नहीं कि कोई भी गाना को वो पूछेंगे कौन है लिरिसिस्ट, कोई गाना नहीं है, ऐसा नहीं पूछेंगे, वो ऐसा नहीं पूछेंगे। जो आपकी पसंद का गाना है वो इस तरह का पूछेंगे, बाकी पूछने के लिए तो कुछ भी पूछेंगे, ठीक है ना, लेकिन वो बेसिकली आपकी पसंद के ही बारे में ज्यादा वो रहेंगे। जैसे बहुत लोग इंटरनेशनल रिलेशन भी रख रहे थे हॉबीज में, मैंने नहीं रखा क्योंकि मुझे लगा वो तो
ऑब्वियसली पढ़ना ही है तो हम सोचे कुछ अलग ही रखते हैं, मतलब हम गाते हैं इसीलिए मैंने हॉबी में जो आपकी हॉबी है वही रखिए, उसमें सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। बस वह है कि उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लास आजकल मत घुसेड़ना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत में होगी, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल की गाना सुनना, बॉलीवुड सॉन्ग सुनना पसंद है, वो सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, तो जो भी पसंद हो उनके बारे में। एक मैं ये कह रहा था कि वो कौन से सवाल हैं जो आपने कहा कि मैं जो तैयार करके जा रही हूँ लोग नहीं पूछ रहे हैं? मतलब ऐसे सर, ऐसे मैंने जनरल कहा कि मतलब अभी हम करंट अफेयर्स कर रहे थे ना, तो मतलब उतना मेरे से करंट अफेयर्स या फिर जैसे हम एंथ्रोपोलॉजी से अभी इवोल्यूशन ये सब सारा हम कल रिवाइज किए, तो वो मैंने ऐसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया, सॉरी, मतलब नहीं ये नहीं है। तो जैसे अब उसमें मुझे पूछने के लगा लिए कि उस तरीके का बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए। नहीं ये भी पूछा जा सकता है। एंथ्रोपोलॉजी में ढेर सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीप इकोलॉजी पूछी जा सकती है, शैलो इकोलॉजी पूछी जा सकती है, साउथ और नॉर्थ के जो एनवायरमेंट मूवमेंट है उसके बीच के डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, दोनों के अलग अलग एम क्या है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एंथ्रोपोलॉजी की स्टडीज जो करती हैं आप, उससे रिलेटेड किसी वॉर की बताइए, किसी इंसिडेंट के बारे में बताइए जिसे एंथ्रोपोलॉजी गलत इस्तेमाल हुआ था। क्वेश्चन तो ढेर सारे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कितनी देर तक और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? मतलब वहां पे कैसा पूछा जाएगा? वही वो यही सब पूछे जाएंगे जो हम लोगों ने अभी बात की, वही सब रहेगा। हाँ, बस ये है कि आपको अपना टेम्परामेंट ठीक रखना होगा, ठीक है ना। थैंक यू। स्माइल करना जरूर। हाँ, स्माइल करना जरूर।